Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. The first article is related to world's global temperature rises beyond 1.5 डिग्री सेल्सियस. तो क्या ये रियल है कि सिर्फ कही सुनी बातें हैं? तो वी गोना टॉक अबाउट दिस. देन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग एंड देन सेंसस के बारे में डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मार्च 2027 तक हम सेंसस कंडक्ट करवा देंगे. दैट इज द थर्ड न्यूज. तो पहले न्यूज आर्टिकल को समझते हैं. इसमें आपको समझना होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. देखिए, ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर एवरेज अर्थ सरफेस टेम्परेचर राइज कर रहा होता है. उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. मतलब सरफेस टेम्परेचर आपके अर्थ का क्या कर रहा है? राइज कर रहा है. अब हमारा जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है वो है समवेयर अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस. बट हमारी कोशिश ये है कि हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी 1850 से इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड रीच ना करने दें. ऐसा हमने पेरिस एग्रीमेंट में भी कहा है. अब यहां पे अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, जो इरिवर्सिबल हो जाएंगे. दैट्स व्हाई हमने ये थ्रेशोल्ड चूज किया है. तो कहते हैं कि अभी काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि 2023 और 24 के बीच में ग्लोबल वार्मिंग जो थी वो लगभग 1.5 डिग्री का जो टारगेट है उसे ब्रीच कर गई है. इंडिया में भी जैसे अभी इस समय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं और CO2 एमिशन जिस तरह से राइज कर रहा है, तो कह रहे हैं कि भी इंडिया की वर्नेबिलिटी भी आने वाले समय में इंक्रीज होगी. एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं इंडिया के अंदर भी नेचुरल डिजास्टर्स की फॉर्म में. तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं बड़ी एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर. साथ के साथ आपको यह भी याद रखना होगा कि अभी जो ग्लोबल जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं इस 1.5 डिग्री सेल्सियस को रोकने पे नहीं, अब कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है ये एजेंडा कि अब हम कहीं ना कहीं कैसे अडैप्ट करें इस पूरे सिनेरियो में, उसके ऊपर है. मतलब डिजास्टर फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट एंड अडेप्टेशन, इनके ऊपर अब ज्यादा फोकस आ रहा है. बट इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोकल प्रिपरेशन जब तक नहीं करेंगे, यानी जैसे स्पेन में अभी आपको फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिली थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम ने तो अपनी वार्निंग दी बट लोकल लेवल पे प्रिपेयर्डनेस नहीं थी. तो यहां पर लोकल लेवल पे प्रिपेयर्डनेस को भी आपको एनहांस करना होगा. एंड आने वाले समय में हीट वेव, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर ये और ज्यादा कॉमन होने वाले हैं, जिससे ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट भी होगी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा. खासकर जो वनरेबल एरिया रहेंगे वो ट्रॉपिकल रीजन यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक रहने वाले हैं. अब यहां पे आप ये मान के चलें कि आज की डेट में क्लाइमेट एजेंसीज ये कहते हैं कि भाई हर एक के मॉडल और ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है. तो कुछ ये सजेस्ट कर रही हैं कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमने मार्क 2024 में क्रॉस कर लिया है. बट अगर हम बात करें कि ये टेम्परेरी एक ओवरशूट था, ये लॉन्ग टर्म नहीं था, तो कुछ इसको अदरवाइज भी देख रहे हैं. तो डिजास्टर के केसेस अब और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. अब जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में किस तरह के क्राइसिस है, तो कार्बन एमिशन हमारा इंक्रीज कर गया 2.33 से अब हम 3.12 बिलियन टन कार्बन एमिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है. 70% हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से जनरेट होती है, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रही है. मोनोकल्चर कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं वो देखने को मिल रही है. फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है माइनिंग के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें या वेस्टर्न घाट की, ये आपको कॉमनली देखने को मिल रहा है. अगर हम बात करें हमारी एयर की, तो एयर भी सबसे पोल्यूटेड है. सिवेज और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज कहीं ना कहीं रिवर एंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है. यमुना और गंगा इसके जीते जागते उदाहरण है. अब अगर हम बात ये देखें कि कौन सी कंट्री कितना अमीशन करता है, तो पर कैपिटा अमीशन में आज भी हम बहुत पीछे हैं. वेयर यूएसए कहीं ना कहीं 14.7 टन पर ईयर एक एवरेज यूएस का सिटीजन पर कैपिटा अमीशन कर रहा है, वेयर एज इंडिया में ये 1.9% के आसपास है. तो बहुत कंट्रास्टिंग फिगर्स हैं. बट यस, इस पूरे इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है? अर्बनाइजेशन एक्सपैंड कर रही है, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, ओवर कंजम्पशन आपको देखने को मिल रही है, जिससे वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज हो रही है,
लिविंग स्टैंडर्ड्स जैसे जैसे इंप्रूव होते जा रहे हैं, अब एनर्जी की नीड के लिए हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो नीड को फुलफिल करने के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है रिसोर्सेज का, जिससे सॉइल और वाटर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। देन आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जो ग्लोबल नॉर्थ है यानी डेवलप्ड कंट्रीज, इन्होंने ज़्यादातर अपने पोल्यूटिंग जो काम है वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया। तो सप्लाई चेन और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में एक शिफ्ट देखने को मिला है कि ग्लोबल साउथ जो है वो नया सेंटर बन चुके हैं इस सभी प्रॉब्लम्स के लिए। डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा है, जैसे आप चार धाम प्रोजेक्ट की बात करो, आप तिस्ता रिवर के ऊपर डैम्स की बात करें, तो इन सब से ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल फार्मिंग के कारण बहुत ज्यादा लैंड यूज पैटर्न में चेंज होता जा रहा है, जिससे कार्बन सिंक आपका क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो कहते हैं इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे हमने 8 कोर मिशन लॉन्च किए थे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहैंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल बायो एनर्जी मिशन, ये अभी प्रपोज्ड है। तो हमने बहुत सारे मिशंस लॉन्च किए हैं अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 के अंडर। अब यहां पर इसके साथ साथ आप अगर देखें तो हमारे यहां पर हमने फेम स्कीम भी अडॉप्ट की थी, जिसमें ई व्हीकल्स को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन को कम कर सके। कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म हमने डेवलप किया ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को हम प्रमोट कर सके, सीमेंट, एल्यूमिनियम, थर्मल पावर प्लांट, ऐसी कई सारी चीजों में। और साथ के साथ हमने पंचामृत को भी डिक्लेयर किया था, अपने 5 एजेंडास को, ड्यूरिंग द कॉप मीटिंग जो ग्लासगो में हुई थी। तो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक लेके जाना चाहते हैं 2030 तक। देन रिन्यूएबल एनर्जी हम 50% तक मतलब हम अपनी एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करना चाहते हैं। कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन हम एक्स्ट्रा कार्बन सिंक क्रिएट करना चाहते हैं एफॉरेस्टेशन के थ्रू। कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन, हम अपनी इंटेंसिटी जो कार्बन एमिशन की उसे 45% तक रिड्यूस करेंगे बाय 2030 एंड नेट जीरो को अचीव करेंगे 2070 तक। तो ऐसे 5 हमने टारगेट्स लिए थे पेरिस एग्रीमेंट के अंडर। अब ग्लोबल लेवल पे भी ऐसे कई इनिशिएटिव आपके चल रहे हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आया था जिसमें एमिशन रिडक्शन के टारगेट थे 5% से आपने अपना एमिशन रिडक्शन करना था 1990 के दशक से। तो 2012 तक इस टारगेट को अचीव करना था, बट बहुत सी कंट्रीज ने इसको फुलफिल नहीं किया। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, एमिशन ट्रेडिंग, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए गए। अब ये जो इनिशिएटिव है एक्चुअल में UNFCCC का पार्ट है, जो कि रियो अर्थ समिट से आपका निकल के आया था। और इसमें कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है कि कॉमन तो ये है कि हमें कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, यानी हमें कॉमनली क्लाइमेट चेंज से फाइट करनी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग है, वो डिफरेंशिएटेड है। बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, उन्होंने ज्यादा पोल्यूट किया है, तो उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देन पेरिस एग्रीमेंट से डेवलप्ड कंट्रीज काफी नाराज थे कि भाई हमारे को क्यों बाइंडिंग टारगेट दिए गए, डेवलपिंग कंट्रीज को भी आप टारगेट दो। तो ये आपकी फिर पेरिस एग्रीमेंट को लेके आते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाती है, जहां पर हम एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रोकने की कोशिश करेंगे, बट एम 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के दूसरे आर्टिकल की, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। देखिए अभी इंडिया ने कहा कि ये प्रोजेक्ट में काफी डिले हो सकता है। वैसे G20 की 2023 की समिट के टाइम पे इंडिया ने इसको प्रपोज किया था, एंड इसमें हम इंडिया और यूरोप की कनेक्टिविटी वाया मिडिल ईस्ट इंश्योर करने की बात करते हैं। ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि आपका चाइना का एक मेजर इनिशिएटिव है, और इसको ज्वाइंटली आप ये कह सकते हो प्रमोट किया था इंडिया ने, यूएस ने, यूरोपियन नेशंस ने एंड सऊदी, यूएई और इन सब कंट्रीज ने। अब इसमें है क्या, इंडिया के मुंबई पोर्ट से हम स्टार्ट करेंगे, सऊदी पहुंचेंगे जबेली अली पोर्ट के ऊपर, यहां से हम रेलवे और रोड लिंक्स को क्रिएट करेंगे और पहुंचेंगे इजराइल। इजराइल से हैफा जो आपका पोर्ट है, वहां से ग्रीस को कनेक्ट करके हम मिडिल ईस्ट से अपनी कनेक्टिविटी को इंश्योर करने की बात यहां पे कर रहे थे। अब इससे ट्रांजिट जो टाइम था ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस हो जाता,
बट इस एरिया में 4 मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है। फ्रेमवर्क में कोई हार्मोनाइजेशन नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज कोई आप ये कह सकते हो कि आपस में सिनर्जी नहीं है देशों की। दूसरी चीज, इसकी अभी तक कोई सेक्रेटरीट एस्टैब्लिश नहीं की गई है, तो आपस में कोऑर्डिनेट करने में इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है। यूनिफाइड कोई फंडिंग मैकेनिज्म नहीं बिल्ड कर पाए, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। और अगर बात की जाए वेस्ट एशिया की, तो हमास की वजह से, हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है इस रीजन के अंदर। एंड मोर ओवर चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है, एंड इसको आज के डेट में फाइनेंसिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिल्क रोड फंड और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्होंने बनाया था वो। तो कहा जाता है कि वैसे तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा था कि हम कार्गो के ट्रांजिट टाइम को 40% तक रिड्यूस करेंगे, सिक्योर एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ग्रीन कनेक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, एंड एक्सेस कहीं ना कहीं एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का बेटर करेंगे। तो ये इंडिया का ईस्टर्न कॉरिडोर आप देख सकते हैं, मतलब एक तरह से प्रपोज्ड था। अब यहां पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक अटैक कंडक्ट किया इसराइल के ऊपर, और इसके बाद से जो इसराइल का रिस्पॉन्स है काफी प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है, जिससे रीजनल टेंशन और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, खासकर ईरान के साथ, हुतीज जो लेबनान में रहे और हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, हुतीज जो यमन में, इनकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, इंटेंस होता जा रहा है, रीजन में स्प्रेड होता जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ऑयल के प्राइसेस भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहां पे कहा जाता है कि भाई देखो, जो वेस्ट एशिया है इसमें सिक्योरिटी रिस्क तो है ही है, क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट आपका बहुत ज्यादा है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस वजह से यहां पर बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा। मोर ओवर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी इसके ऊपर असर रहेगा, तो वो भी आप इसको भी डिले मतलब डिनाई नहीं कर सकते। देन डिप्लोमेटिक डिलेज, क्योंकि पार्टनरशिप जो है सऊदी, इजराइल और यूएई, इनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा है पास्ट में भी, तो वो एक प्रॉब्लम है। रेड सी और ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, यहां पर नेवल टेंशन भी काफी हद तक आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें, अब डिस्कस करेंगे 16 सेंसस को। तो 16 सेंसस 2011 के बाद, वैसे तो 2021 में हमारे यहाँ पर सेंसस होने थे, बट कोविड-19 की वजह से सेंसस नहीं हो पाए। तो ये पहला आपका डिजिटल सेंसस होगा जिसमें इंक्लूड किया जाएगा इवन कास्ट को भी। तो 2 फेजेस में होगा। ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन आपकी 16 जून 2025 तक आपको एक्सपेक्टेड थी, बट अभी डिलेज वगैरह के कारण अभी आप ये कह सकते हो कि इसको आप 2027 तक पब्लिश होता हुआ देखोगे। तो 1872 में पहला सेंसस इंडिया में कंडक्ट किया गया था, बट वो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज नहीं था। सिंक्रोनाइज फर्स्ट सेंसस 1881 में हुआ था, और 1948 में आज़ादी के बाद हमने इनेक्ट किया सेंसस एक्ट को, जिसके बाद ये हर 10 साल की हमारी एक्टिविटी होने लगी। अब इससे प्रीवियस जो हमारा सेंसस था वो 15वां था, 2011 में कंडक्ट किया गया था। 21 में जो होना था कोविड के कारण डिले हो गया। तो अभी अगर हम बात करें तो सेंसस आपके 10 साल पे होने वाली एक एक्सरसाइज है, जिसमें डेमोग्राफी, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कल्चर, माइग्रेशन रिलेटेड सभी डाटा को आप इसमें इंक्लूड करते हो। अब इसमें 2 फेजेस होता है, हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस, फिर पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। लीगल प्रोविजन सेंसस एक्ट के थ्रू ये गवर्न होता है, और सेंसस रूल 1990 के अंडर ये आपका कंडक्ट किया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आते हैं, और इसी के बेसिस पे डिलिमिटेशन होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी तो फ्रीज है 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, बट ये फ्रीज हट जाएगा 2026 में। तो माइट भी 2026 के बाद पहला जो भी सेंसस होगा उसके डाटा को यूज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिजाइन करने के लिए। अब इसमें एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा ताकि डाटा को हम फास्टर वे में कंपाइल कर सके। तो वैसे नोटिफिकेशन इसकी आई थी 16 जून 2027 को। अभी कंप्लीशन की बात की जा रही है कि 2027 तक हम इसको कंपाइल कर देंगे रिपोर्ट को, तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। देन
कास्ट की एंट्री हुई है यहाँ पे, मतलब आप ये मान के चलो कि कास्ट सेंसस भी इसके साथ में कंडक्ट किया जाएगा। मोबाइल ऐप पे ये पूरा डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फर्स्ट एवर ऐसा आपको मेथड देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। 2026 में स्नो बाउंड एरियाज लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आपका सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा, और 2027 में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में ये डाटा आपका कलेक्ट कर लिया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। एंड इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिजाइन करने की जरूरत पड़ी तो उसको भी किया जाएगा विद टाइम। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इस आर्टिकल्स में समझनी थी। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।